हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज मेरी टेस्ट सीरीज का 32वां दिन है और मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है क्वेश्चनों के साथ। अभी आपको पिछले कई दिनों से मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूं, लगातार टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिकों को उठाता हूं, जैसे कि आपको शुरू से ही भारत के विस्तार और स्थिति के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने नदियों के बारे में, डेल्टा और दर्रे के बारे में बताया। ठीक है, जलप्रपातों के बारे में बताया आपको। ठीक है, मिट्टियों के बारे में बताया। ये सभी टॉपिक क्वेश्चन वाइज क्लियर कर चुका हूं मैं। और आज की इसी तरीके से क्लास होगी। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा मेन टारगेट आपको बता रखा है कि 60 में से 55 प्लस आप क्वेश्चन करके क्लिक या ठीक करके आओगे, राइट करके आओगे मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट, वन लाइनर भी क्वेश्चन लेकर आता हूं प्रॉपर तरीके से। आज आपने देखोगे कल और परसों की क्लास में। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीजों के अंतर्गत। ये टेस्ट सीरीज कम मतलब उससे टॉपिक रिलेटेड एक क्लास ही समझ लो। टेस्ट सीरीज का तो एक बहाना है, पर टॉपिक समझाना मुझे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आपके सामने पेपर बिल्कुल सेम उठाएगा ही थे। ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, कुछ रह गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ दुष्प्रभावित की बात हो रही है, न कि प्रभावित करने वाला। तो तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, वृष्टि है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रभावित करता है तो तापमान करता है। ठीक है, लेकिन दुष्प्रभावित की बात हो रही है तो वृष्टि मतलब वर्षा करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से किसी प्रकार से आपको घुमा सकता है। दुष्प्रभावित और प्रभावित में अंतर, केयरफुली क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रॉपर तरीके से मार नहीं खाओगे और तुरंत आंसर दे दोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नकदी फसलों के बारे में, रोपण फसलों के बारे में बता चुका हूं। आज फिर मैं बता दूं भाइयों को कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना नगद फसल है, कपास है, जूट है, लेकिन गेहूं नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा लेकर भी आया हूं कि नगद फसल और रोपण फसल, इसके उत्पादन को बाजार में बेचकर नगद रुपए प्राप्त किए जाते हैं, जो नगदी फसल होती है। अवधि इसकी 90 से 120 दिन की होती है। आम, केला, लीची, अन्य फल जो मैंने अभी बताए तीन ऑप्शन, वो सभी नगदी फसल के हैं। लेकिन रोपण जो होती है, जिसे एक बार लगाकर लंबे समय इसका उत्पादन किया जाता है, इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की जाती है। कहवा, रबड़, कोको, नारियल, ये थोड़ा सा अलग है, पर लेकिन जो मैंने रिलेट करके आपको बताया है, इनको भी आप ध्यान रखना, जो मैंने इनमें दिए रखे हैं उदाहरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले भी टेस्ट सीरीज में मैं समझा चुका हूं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल प्रॉपर तरीके से करवाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रैपसीड। तो ये तीनों के तीनों तो रबी की फसल है, लेकिन जूट नहीं है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, वन लाइनर में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को चावल के कटोरे की बात हुई और क्षेत्र की बात हुई, ना कि किसी राज्य की। ठीक है, इंडो गंगो क्षेत्र या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल या तथा तमिलनाडु। तो आप सभी को पता होगा चावल चावल का कटोरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूं मैं, चावल का कटोरा। ठीक है, तमिलनाडु को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करता है चावल का कटोरा, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा अधिकतर दोनों नदियां आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। और ये बेसिन दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, जो कि दोनों की नदियां के बीच में ये बेसिन है, जो चावल का कटोरा कहा जाता है। और ये सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोनों की दोनों नदियां। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक, गेहूं की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मतलब ये क्रम वाइज समझानी है, ऐसा नहीं है कि प्रथम 3। ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस प्रकार से क्रम वाइज समझाने। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है और सभी के सभी गलत हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने परसों भी करवाया। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, जो कि क्षेत्र की बात हुई कृषि को लेकर के, तो गेहूं घेरता है, धान है, कपास है, गन्ना है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से मैंने मैप में भी दे रखा है। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या बोया जाएगा? सबसे ज्यादा धान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ
ज्यादा मात्रा में वर्षा होती रहती है, जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, कुछ साउथ की तरफ है राज्य जो, ठीक है, इन पर वर्षा अधिक मात्रा में, तो साल में 2 बार खेती हो जाती है धान की, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी समझानी चाहिए आपके दिमाग में, पॉइंट एकदम क्लिक हो जाने चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगी, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम के अंतर्गत है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग वाला गैंडा मिलता है यहाँ पर, ये भी पता होनी चाहिए। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, इंपॉर्टेंट है पेरियार। इन कमेंट मुझे बताओ किस राज्य में है। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में, बिल्कुल राइट है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क, एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है वो भी विश्व का है, वो भी मणिपुर के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा किस लिए है? गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के, ये तो गुजरात में, आप सभी को पता होगी। पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवला देवो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, केवला देव घना पक्षी विहार अवस्थित है राजस्थान में, ओके, भारत के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आप सभी को पता है चोटी है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो है गुजरात। जैसे गुजरात, जैसे गिर, इस प्रकार याद कर लो। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? इन कमेंट मुझे बताओ। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? बन्नार घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, सिंपल है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहां हुई? 1916 में कोलकाता में हुई, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन इसलिए डाले हैं। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की 1970 कोलकाता में हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नो। डेट याद कर लेना, ईयर याद कर लेना आप, और कोलकाता तो दोनों है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना सिक्किम कौन सी थी? तो सुंदरवन जीव मंडल संरक्षण, ये हुई थी 1989 में। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये हुआ था 1986 में, सिक्किम चली थी। और नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित, ये 1988 में। और मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी 1989 में। तो कौन सी सबसे पहले हुई है? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्रम वाइज भी पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी के सभी मैंने लिख दिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, आप सभी को पता होगी, ये मणिपुर के अंतर्गत है, और कुछ इस प्रकार से तैरता हुआ है, विश्व का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सींग वाला गैंडा आपको पता है, पश्चिम बंगाल में, असम में मिलते हैं। रणथंबोर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान के बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लगाना है, इसका अर्थ वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बेंगलोर के वो कर्नाटक के अंतर्गत है। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। एकमात्र सेंचुअर जहां कश्मीर महामृग पाया जाता हुआ है दाची गांव, जम्मू कश्मीर में। शिकारी देवी अभयारण्य, यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र उनको क्या कहा जाता है? वन, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, या फिर अभय वन? तो उनको कहा जाता है अभयारण्य। अभयारण्य मतलब अभय वन या अभयारण्य एक ही बात होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? आरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही होगी, मसालों का बागान किसको कहा जाता है, किस राज्य को? तो केरल इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। नाभिकीय ईंधन की बात, यूरेनियम है, थोरियम है, इरिडियम है, प्लेटिनियम। तो यहाँ पर थोरियम इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम भारत के ऊर्जा संसाधन के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आया हूं, फिर वन लाइनर के भी क्वेश्चन करेंगे हम दोनों भाई, हम सभी, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। पहला क्वेश्चन भारत के ऊर्जा संसाधन को लेकर के, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कि स्रोत जो होते हैं, जो कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत स्रोत जो होते हैं गैर परंपरागत, इनके बारे में पूछा गया। तो कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है, बायोगैस है? भाई आप सभी को सिंपल है, यहाँ पर गैर पूछा है, नॉन पूछा है, ठीक है। तो कोयला है, ये तो परंपरागत हो गया,
ठीक है। और पेट्रोलियम ये भी परंपरागत हो गया, प्राकृतिक गैस ये भी परंपरागत हो गया। बचा कौन सा? बायोगैस। बायोगैस द राइट आंसर हो जाता है, गैर परंपरागत है। मैंने लिखा भी हुआ है ऊर्जा के स्रोत परंपरागत है और गैर परंपरागत। जैसे कि परंपरागत के अंतर्गत भी नवीकरणीय होते हैं और नवीकरणीय, इनको भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अधिकांश जीवांश ईंधन भूमि के जो नवीकरणीय होते हैं ना, वो धरती के अंदर पाई जाती है, खोदे से जो ईंधन के भीतर पाई जाती हैं। कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है। और जो नवीकरणीय है ये भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे गोबर है, लकड़ी है, या फिर कृषि वनस्पति, कुछ भी लकड़ी का चारकोल है, कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ये नवीकरणीय होते हैं। अब बात करूं गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत, जलीय है, पवन, नाभिकीय, हाइड्रोजन, भूतापीय, जैव, ज्वारीय, जैव ईंधन। जब अभी ऑप्शन में फंसा था, सिंपल है, सभी को याद कर लो ना, परंपरागत गैर परंपरागत होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और भी लिखा होगा कि भारत में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब और कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर हुई 1971 में। ये क्वेश्चन कई बार आया है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, सिंपल। सोलर इंपल्स 2 क्या है? यह पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित विमान है, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान है ग्वालपाड़ी, हरियाणा के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरे हैं? वो है राजस्थान, जो कि 1128 मेगावाट, गुजरात 953 मेगावाट। तो गुजरात और राजस्थान दोनों ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा संसाधन को उत्पादन करने के लिए देश के अंतर्गत नंबर 1 और नंबर 2 पर है, ठीक है। ये आपको पता नहीं। अक्षय ऊर्जा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना पाई जाती है लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, खंबात की खाड़ों में ये ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है मेरे भाई, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? अब परंपरागत तो आपको पता होगी, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, खनिज तेल, ये कौन कौन सी है? ये कौन सी है? परंपरागत गैस है। लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पर, तो भूतापीय ऊर्जा ये गैर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो तापीय से, जलीय से, नाभिकीय से, या सौर ऊर्जा से? भाई सौर ऊर्जा राइट आंसर हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। इन सब की कुल मात्रा में बात करूं तो सौर ऊर्जा में सबसे कम पोल्यूशन होता है, ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 70% भाग उसका आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर। तो तापीय इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तापीय ऊर्जा आप सभी को पता होगी, जो जो क्या कहते हैं उसको, मैंने लिखा भी हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत की विद्युत के सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, तेल, ईंधन तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये स्थित रासायनिक ऊर्जा को क्रम जैसे कि तापीय ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, अंततः विद्युत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यही तापीय ऊर्जा होती है। तो 70% हिस्सा जो है तापीय ऊर्जा, कुल मिलाकर के सबसे बड़े स्रोत में, ऊर्जा के स्रोत में से सबसे बड़ा स्रोत यही है, तापीय ऊर्जा, ठीक है मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो है बीजन जानवी, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अलग है पर लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, या तेल शोधन संयंत्र? बताओ इनमें से कमेंट मुझे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। यहाँ चेन्नई कौन सी, किसकी राजधानी? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कल्पक्कम नाम बढ़ता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इसके अंतर्गत स्थापना हुई है चेन्नई के अंतर्गत। और मैं अभी मैप वाइज बता दूंगा कि कौन सा कहां पर पाया जाता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्न में से किस राज्य में? तो काकरपारा आप सभी को पता है गुजरात के अंतर्गत है, ठीक है। मैं बता देता हूं एक बार कौन कहां मिलता है। राजस्थान के अंतर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, मैं बता चुका हूं उसको भी। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत सबसे पहला है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र और कुडलम परमाणु ये तमिलनाडु के अंतर्गत है, ठीक है मेरा भैया। ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मैप में समझा दिए।
ठीक है। कैगा में होती है, अब कैगा भी बताया था कर्नाटक में है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक है। कैसे कर्नाटक कहते आपको कैगा। तो इसमें क्या होता है, पोटासियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा से उत्पादन, जल विद्युत या कोयला, तो नाभिकीय ऊर्जा से उत्पादन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा, तारापुर, अभी बताया तारापुर इज द राइट आंसर हो जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं अभी तक, मैं थोड़ा सा वन लाइनर भी और थोड़ा बता देता हूँ इसमें, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र अभी बताया महाराष्ट्र में तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर जो है विद्युत गृह के 1969 में चालू हो जाने पर भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र में आ गया था। ठीक है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। ठीक है। देश में कुल विद्युत उत्पादन ताप विद्युत का योगदान 70%, जैसे मैं बता रहा था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ है, कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मैंने कई दिन करवाया है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हुआ शिव समुद्र कावेरी नदी पर। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा कितने प्रतिशत, यहाँ पर वाणिज्यिक ऊर्जा की बात हुई, कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 67%। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यह महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है। कलपक्कम और कुडनकुलम, तो भारत में अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो वो है रावत भाटा। इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और हाँ, और भी रह रही थोड़ा सा, कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में शुरू हुई। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र खड़ग सवाल है भाई, एक बार फिर जाओ ना दिमाग में। एक बार आज पढ़ लिए मेरी वीडियो क्लास में, फिर रिवीजन आप शाम कर लोगे, फिर पेपर से पहले कर लोगे, 3 बार रिवीजन ऐसे लिख डालो तुरंत। ठीक है। आंसर, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी जितने मैंने वन लाइनर कम से कम देख ला कितने करवा रहा हूं मैं, 20 से 30 तो वन लाइनर करवा दिए होंगे। ठीक है। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज में समझा ही रहा हूं आपको। ठीक है। पहले भी क्लास करवाई है मैंने। ठीक है। इसी प्रकार से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं पेपर के अंतर्गत। ठीक है। तो आज की क्लास, आज का सेशन कैसा लगा, इन कमेंट तो बता दे करो भाई, और शेयर कर दे करो अपने भाई। निःशुल्क का सभी चीज पीडीएफ मैंने सेंड कर दी, कल इसी प्रकार से मैं कर दूंगा। ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाई से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नॉलेज इज पावर, नॉलेज बगैर नॉलेज के कुछ नहीं है, बगैर पढ़े कुछ नहीं है मेरे भाई। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, कह रहे हैं ना, तो आगे अब तुम सेंटेंस पूरा कर ही लोगे। ठीक है। जय हिंद।